बुनाई ये सिर्फ एक कला नहीं है, ये असल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। सोचिए, जो कपड़ा हम हर रोज पहनते हैं वो एक कमाल की तेज और सटीक प्रक्रिया से बनता है। और उस पूरी प्रक्रिया के दिल में बस एक ही सवाल है, एक करघा एक अकेले धागे को सैकड़ों दूसरे धागों के बीच से कैसे फेंकता है। चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो आज हम इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि भाई ये पिकिंग मैकेनिज्म आखिर है क्या, फिर देखेंगे इसकी दो मुख्य किस्में कौन सी हैं, और आखिर में हम दो क्लासिक डिजाइनों अंडरपिक और ओवरपिक की इंजीनियरिंग की गहराइयों में उतरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। अगर हम करघे को एक शरीर मान लें तो पिकिंग मैकेनिज्म उसका धड़कता हुआ दिल है। यही वो सबसे बड़ी चुनौती है जिसे हर करघे को हल करना होता है। जरा सोच कर देखिए कि एक धागे को सैकड़ों दूसरे खड़े धागों के बीच से ऊपर नीचे करते हुए एक सेकंड में कई कई बार गुजारना है। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है। इसका जवाब एक शानदार इंजीनियरिंग समाधान में छिपा है, पिकिंग मैकेनिज्म। तो अगर तकनीकी भाषा में कहें तो इसका काम यही है। ताना मतलब वो धागे जो लंबाई में लगे होते हैं, और बाना मतलब वो धागा जो चौड़ाई में इनके बीच से गुजरता है। तो पिकिंग मैकेनिज्म का सिर्फ एक काम है, बाने के धागे को ताने के धागों से बने रास्ते, जिसे शेड कहते हैं, उसे बड़ी तेजी और सटीकता से आर पार भेजना। अच्छा, अब इस काम को करने के दो मेन तरीके हैं, और यहीं से हम पिकिंग टेक्नोलॉजी की दो बड़ी दुनियाओं में कदम रखते हैं। देखिए, एक है पारंपरिक तरीका, जिसे नेगेटिव पिकिंग भी कहते हैं। इसमें एक शटल का इस्तेमाल होता है। समझ लीजिए एक छोटी सी नाव जो धागे को अपने साथ लेकर चलती है। और दूसरी तरफ है गैर पारंपरिक यानी पॉजिटिव पिकिंग, जो धागे को सीधे बिना किसी शटल के आर पार भेजती है। यहाँ हम इन दोनों तरीकों को आमने सामने देख सकते हैं। बाईं ओर जो डायग्राम है उसमें वो क्लासिक शटल है, जिसके अंदर पिर्न नाम की एक छोटी सी धागे की रील होती है। यही शटल धागे को लेकर करघे में सनसन दौड़ता है। और दाईं ओर आधुनिक यानी पॉजिटिव पिकिंग के तरीके हैं, जैसे कि एयर जेट या वाटर जेट, जो धागे को हवा या पानी के तेज झोंके से सीधे फेंकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो नया शटल रहित तरीका है, ये बेहतर क्यों है। सीधी सी बात है, ये तेज है, ज्यादा सुरक्षित है और धागे पर भी कम जोर डालता है। स्पीड ज्यादा मतलब प्रोडक्शन ज्यादा, और क्योंकि कोई भारी शटल हवा में नहीं उड़ रहा तो ये बहुत सुरक्षित भी है। इससे करघे कम रुकते हैं, कपड़े की क्वालिटी भी अच्छी होती है, और तो और प्यून पर धागा लपेटने का एक पूरा का पूरा स्टेप ही खत्म हो जाता है। हाँ, ये आधुनिक तरीके तो कमाल के हैं, लेकिन इन तक पहुंचने से पहले दशकों तक पारंपरिक शटल करघों का ही राज था। तो चलिए अब जरा उन पारंपरिक करघों के दिल में झांकते हैं और उनके दो मुख्य डिजाइनों में से पहले वाले को देखते हैं। ये है अंडरपिक मैकेनिज्म, और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये नीचे से काम करता है। ठीक है, तो जरा इस डायग्राम को गौर से देखते हैं। यहाँ कुछ मेन खिलाड़ी हैं। ए है पिकिंग टैपेट, यहीं से सारा एक्शन शुरू होता है। फिर जी पे नजर डालिए, ये है पिकिंग स्टिक जो असली धक्का देती है। और आखिर में है आई, हमारा शटल, जो अपनी यात्रा पर निकलने वाला है। ये सब एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। सबसे पहले बॉटम शाफ्ट घूमता है, जिससे टैपेट घूमता है। टैपेट की नोक जाकर कोण डी से टकराती है, जिससे साइड शाफ्ट ई खिंचता है। ये खिंचाव लग स्ट्रैप एफ से होते हुए पिकिंग स्टिक जी तक पहुंचता है, और बूम, स्टिक शटल आई को जोर से करघे के पार फेंक देती है ना कितना सरल और असरदार। और इस डिजाइन की सबसे बड़ी खूबी जान दें क्या है, इसे एडजस्ट किया जा सकता है। उस लग स्ट्रैप की पोजीशन को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके ऑपरेटर ये कंट्रोल कर सकता है कि शटल को कितनी जोर से फेंकना है। ये अलग अलग वजन के धागों और कपड़ों के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये तो थी अंडरपिक की कहानी। अब देखते हैं इसका दूसरा साथी, ओवरपिक मैकेनिज्म। जैसा कि शायद अंदाजा लगाया जा सकता है, ये अंडरपिक से उल्टा काम करता है। ये ऊपर से वार करता है। अब इस डायग्राम को देखिए, पहली ही नजर में एक बड़ा फर्क दिखेगा। दाईं ओर के चित्र में एम अक्षर पर ध्यान दीजिए। ये पिकिंग स्टिक है और ये शटल बॉक्स के ऊपर लगी है, नीचे नहीं। बस ये छोटा सा बदलाव पूरी मशीन की ज्योमेट्री को बदल देता है। यहाँ भी कहानी एक चेन रिएक्शन जैसी ही है, पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। बॉटम शाफ्ट यहाँ एक वर्टिकल शाफ्ट यानी डी को घुमाता है। इस घुमाव से पिकिंग आर्म एम अंदर की तरफ झूलता है, जो फिर पिकर को धक्का देता है।
और शटल अपने रास्ते पर निकल पड़ता है। यानी मंजिल वही, पर रास्ता बिल्कुल अलग। और हाँ, अगर ओवरपीक को एडजस्ट करना हो तो उसके भी अपने तरीके हैं। पिक की ताकत बढ़ाने के लिए या तो कोन को ऊपर नीचे किया जा सकता है या टैपेट बेस को खिसकाया जा सकता है। और टाइमिंग, मतलब पीक कब होगा, उसे बॉटम शाफ्ट पर टैपेट की पोजीशन बदलकर सेट किया जा सकता है। तो अब हमारे पास दो अलग अलग मैकेनिज्म हैं जो एक ही काम करते हैं। तो सवाल ये है कि कौन सा चुना जाए। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आखिर बनाना क्या है। चलिए इन दोनों की सीधी सीधी तुलना करते हैं। अंडरपिक मैकेनिज्म चौड़े करघों के लिए अच्छा है और रेशम जैसे महीन कपड़ों के लिए बहुत सही है, पर इसमें बिजली थोड़ी ज्यादा लगती है। दूसरी तरफ ओवरपिक संकरे करघों के लिए बना है, बिजली कम खाता है और हल्के सूती कपड़ों के लिए एकदम बढ़िया है। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी और प्रैक्टिकल अंतर है। क्योंकि अंडरपिक मैकेनिज्म नीचे की तरफ होता है तो मशीन से तेल टपककर कीमती कपड़े पर लगने का खतरा कम होता है। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो अगली बार जब हम अपनी शर्ट या जीन्स को देखें तो एक पल के लिए उस कमाल की मशीनरी के बारे में जरूर सोचें जिसने उसे बनाया है। क्या उसे एक क्लासिक शटल ने बुना था जिसे अंडरपिक या ओवरपिक मैकेनिज्म चला रहा था, या फिर उसे हवा के एक झोंके ने एक आधुनिक शटल रहित करघे पर बनाया था? इंजीनियरिंग हमारे चारों तरफ है, यहाँ तक कि उन धागों में भी जिन्हें हम पहनते हैं।